फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा सूरज को शोभित की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वह जैसे ही पीछे मुड़ा, वह सोचने लगा क्या इसने सब सुन तो नहीं लिया। अब आगे सूरज जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे रानी दिख गई। अब रानी कुछ कहती कि सूरज को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गया। सूरज ने भी एक नजर रानी को देखा और फिर वह वहां से निकल गया। मीटिंग बहुत लंबे समय तक चली। कैप्टन रजत नाम के एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया, अगर चीफ को पकड़ना है तो इसके लिए पहले शोभित को उसके बिल से निकालना होगा। शोभित के बारे में तो सबको पता था कि उसने देशद्रोह करके चीफ का साथ दिया था और हो ना हो उसे उसके बारे में सब पता होगा। असल में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की योजना बनाई थी, जिसके लिए अलग अलग आतंकी संगठन एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और ऑपरेशन हंटर यही था कि जितने भी संगठन इस योजना से जुड़े हो उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा कर देना। सूरज इस मीटिंग के दौरान शांत सा था, पर तभी एक दूसरे ऑफिसर ने ब्रिगेडियर सर के कानों में कुछ कहा और फिर कानाफूसी होने लगी। सूरज को अब जाकर पता चला कि उसका फोन ट्रैक किया जा रहा था और उसकी शोभित से हुई बात भी ट्रैक कर ली गई है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वे ये पता नहीं कर पाए आखिर शोभित ने कॉल कहां से किया था। सूरज यह सुनकर हैरान तो था, पर अब आर्मी ने जो कहा यह सुनकर तो जैसे वह शॉक्ड ही रह गया। आर्मी चाहती थी शोभित के लिए एक जाल बिछाया जाए और उसमें जो कांटा होगा वह कोई और नहीं रानी होगी। सूरज यह सुनकर शौक था, वह रानी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वह सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसे सोचने के लिए कुछ मिनटों का टाइम दिया गया। उसके लिए एक तरफ देश था तो एक तरफ रानी, और आखिर उसने खुद के रिस्क पर ओके कह दिया। उस दिन एक पार्टी भी थी जहां उसे सह परिवार जाना था। अब वह सोच रहा था रानी के लिए उसने ओके तो कह दिया, पर अब उसे शोभित मिलेगा कहाँ। पर इसके लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वह जब मीटिंग खत्म कर आ रहा था तो वह फ्रेश होने के लिए एक ढाबे पर रुका। सूरज वैसे तो नशा नहीं करता था, पर उस दिन उसे टेंशन ज्यादा होने के कारण उसने जेब से सिगरेट निकाल ली। वह माचिस ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने से एक शख्स ने उसके आगे लाइटर बढ़ा दिया। अब सूरज सिगरेट जलाकर कार की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी साइड मिरर से उसे वह शख्स खुद पर मुस्कुराता हुआ दिख गया। उस शख्स ने कैप पहन रखी थी, पर अब उस शख्स ने अपना कैप रिमूव कर दिया था और सूरज को अब उसका फेस साफ दिख रहा था और सूरज का मुंह उसे देख खुला का खुला रह गया, क्योंकि यह शख्स और कोई नहीं शोभित था। सूरज को साथ ही उसके साथ हुई फोन कॉल की बात भी याद आ गई। मन तो कर रहा था वह उसका मुंह ही तोड़ दे, पर जैसे तैसे करके उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। एक पल को तो जी में आया कि वह डायरेक्ट शोभित से चीफ का पता उगलवा ले, पर वह जानता था इसका अंजाम क्या हो सकता है, वे कितना बौखला सकते हैं। आखिरकार शोभित ने इतना ही कहा कि उसे रानी से मिलना है। सूरज के सामने देश के हजारों लोगों की बात थी और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसने हामी भर दी। उसने कल सुबह शोभित को घर आने के लिए कह दिया। वैसे भी शोभित के लिए क्या मुश्किल था यह पता करना कि सूरज कहाँ रहता है, पर उसने कभी रानी से यह सोचकर मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रानी के प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए पैसा था और अभी भी वह स्वार्थ से यह काम कर रहा था। सूरज उस दिन कितना खुश था पार्टी में रानी का साथ पाकर, पर अगले ही दिन उसकी खुशी गम में बदल गई जब उसने शोभित को घर में देखा और रानी का उसके साथ आने के फैसले ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। वह चाहता था रानी और शोभित वहीं रहे। खैर अब हो क्या सकता था, पर उसने रामचंद्र वर्मा को मना लिया था शोभित और रानी को रहने देने के लिए। वर्तमान में तो क्या मेजर वर्मा को इन सब बातों का पता है, पर नितनम सवर में बोल उठा। नहीं, सूरज का सवर उभरा तो अब आई होप सब अच्छा हो। सूरज इतना ही बोल पाया। इधर सब जानने को उत्सुक थे कि आखिर जिस मेजर रामचंद्र वर्मा को कई शौर्य चक्कर से नवाजा गया है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी क्यों की। रानी ने शोभित को कई कॉल किए, पर उसका कॉल अब बंद आ रहा था। रानी और सुधीर खुद अपने पापा से मिलने गए, पर उन्हें उस समय मिलने तक नहीं दिया गया। रानी और सुधीर घर लौट ही रहे थे।
शाम भी हो रही थी। घर आकर रानी पूरे समय अपनी मम्मी के साथ रही। वह जैसे असहाय हो चुकी थी। शोभित का कॉल लग नहीं रहा था और सूरज को वह कॉल कर नहीं सकती थी। आखिर किस मुंह से वह उसका सामना करे। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। इस बीच सूरज ने कॉल करके एक बार वहां की हालत का जायजा ले लिया था। उसने जब रानी के बारे में पूछा तो रानी माला जी को दवाई देकर उनके सिराने बैठी हुई थी। वह हल्की सी नींद में भी थी। जब सुधीर ने यह बात सूरज को बताई तो सूरज ने उसे डिस्टर्ब न करने के लिए कहा, साथ ही उन सब का ख्याल रखने के लिए भी कह दिया। सुधीर ने बातों ही बातों में सूरज को बताया, शोभित इस समय 1 हफ्ते से घर नहीं आया है। वह जब घर आया तो रानी ने उसे जानना चाहा। प्यार के दावे और वादा करने वाला वह आखिर जब कभी भी रानी को उसकी जरूरत पड़ी तो वह आखिर कहाँ रह गया। क्यों हर बार ऐसा होता है, शोभित उसे बीच राह में छोड़कर चला जाता है। यह सुनकर शोभित उसके हाथों में हाथ रखते हुए बोल उठा, रानी मेरी मजबूरी। कैसी मजबूरी? रानी जैसे अधीर हो चुकी थी। शोभित ने तब रानी को बताया, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वे दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं। वह यह बात रानी को बताना चाहता था पर यहाँ की हालत देख उसे कुछ कहते नहीं बना। रानी को बहुत बुरा सा लग रहा था। न जाने कैसे ये मुसीबत का पहाड़ उनकी जिंदगी में एक साथ आ गया है। अब 1 सप्ताह बीत चुका था। सूरज जिस समय दिल्ली में था उन्हें खबर मिली थी कुछ बहुत बड़ा धमाका दिल्ली में होने वाला है। इस समय परनीत, सूरज और वरुण कैंप के बाहर बैठे हुए थे। परनीत बोल उठा, मेरा तो जी करता है एक ही बार में उन आतंकवादियों का मुंह तोड़ दूं। अच्छा जी, जैसा पिछली बार तोड़ा था वैसा। वरुण परनीत की चुटकी लेते हुए बोल उठा, पिछली बार वो। और यह कहते हुए परनीत को याद आया पिछली बार की वह घटना जब सूरज के फायर कहने पर परनीत के रंगों में खून इस कदर उबल रहा था कि उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यह देख एक बार तो सूरज के साथ बाकी सब भी हैरत होकर एक दूसरे को देखने लगे। हंस ले वरुण, पर देखना एक दिन सबको मुझ पर गर्व होगा। परनीत ने वरुण के गर्दन को प्यार से पकड़ते हुए कहा तो सूरज ने एक साथ उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुझ पर ही क्यों, हर आर्मी ऑफिसर पर और देशभक्तों पर देश को गर्व होना चाहिए। सूरज उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया तो वे भी मुस्कुराकर उसे देखने लगे। अगली सुबह दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में धमाकों की आवाज ने जैसे पूरे देश को दहला दिया। आर्मी के साथ साथ सुरक्षा बलों से जुड़े हर व्यक्ति के लिए इसे निपटना जैसे एक चुनौती बन गया। कितने ही आतंकवादी मारे गए तो कितने ही गुप्त तरीके से अभी भी छिपे हुए थे। सूरज को इस समय किसी की तलाश थी तो वो था चीफ और शोभित। सूरज को इतनी खबर तो हो चुकी थी, ऑपरेशन हंटर शुरू हो चुका है और इसमें अनेक आतंकवादी संगठन का अंत हो चुका है। इसलिए आर्मी को अब तलाश थी चीफ, शोभित और कुछ बचे हुए आतंकवादियों की। परनीत को खबर मिली थी दिल्ली के एक इलाके में बम ब्लास्ट होने वाला है। वह कुछ सिपाहियों के साथ उधर ही चल पड़ा, पर असल में यह एक जाल था। चीफ का उद्देश्य जहां आर्मी की ताकत को खत्म करना था तो शोभित ने इसे पर्सनल तौर पर भी जोड़ लिया था। असल में उसने यह जाल सूरज के लिए बिछाया था, पर ऐन समय पर सूरज के दूसरी साइड मोर्चा संभालने के कारण परनीत कुछ सिपाहियों के साथ निकला था। अब जिस वैन में परनीत और आर्मी के जवान जा रहे थे, एक तीखे मोड़ पर मुड़ते समय वैन अचानक ही ब्लास्ट हो गई। गाड़ी के छितड़े छितड़े उड़ गए। असल में उस जगह पर ग्रेनाइट बिछाया हुआ था। इस हालत में भी जो जवान घायल हुए थे उन पर शोभित और आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंतिम समय पर परनीत और उन आर्मी के सिपाहियों ने डटकर सामना करने की कोशिश की, पर अफसोस घायल होने के कारण आतंकवादियों के आगे उनकी एक न चली और वे शहीद हो गए। इधर पूरा देश इस घटना की निंदा करने लगा और यहाँ तक कि लोगों ने कुछ असंगत सामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर रामचंद्र वर्मा और उनकी फैमिली पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके घर पर पत्थर तक फेंके गए, जिससे घर में मौजूद माला जी, सुधीर और रानी सहम से गए। अगली सुबह सबकी आंखें नम थी। आतंकवादी घटनाएं अभी भी रुकी नहीं थी, पर आतंकवादियों के चीफ ने एक नई चेतावनी देश को दी थी कि उसे सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए, वरना देश में अभी जो हमले हुए हैं ना, उससे भी भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। सूरज हताश था। परनीत को अपनी सूनी निगाहों से देखे जा रहा था, जो हमेशा के लिए इस जहां से दूर उस जहां में जा चुका था।
परनीत की पूरी फैमिली को अपने बेटे पर गर्व था, पर उसके ना होने पर एक कमी सबको खल रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वरुण के साथ साथ बाकी बचे सिपाहियों की नजर उन आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली पर थी जिन्होंने किसी न किसी को खोया था और जिनकी आंखें नम तो दिल में गर्व की भावना थी। इधर थोड़ी देर बाद एक मीटिंग का आयोजन हो रहा था, पर तभी सूरज अपनी जगह से उठा और अपने दोनों हाथों को टेबल पर रख गुस्से से बोल उठा, हम मीटिंग पर मीटिंग करते रह जाएंगे और उन्होंने हमारे घर में घुसकर अब तक न जाने कितने ही हमारे साथियों को शहादत तक पहुंचा दिया और अब भी मुल्क के कितने ही लोगों को उनसे खतरा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब या तो वे आतंकवादी रहेंगे या फिर मैं। यह कहते हुए सूरज आर्मी ऑफिसर्स के एक टुकड़ी को लेकर उस इलाके की ओर चला गया जहां चीफ और शोभित के मिलने के संकेत थे। साथ ही इस समय उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके सामने बार बार परनीत का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। इधर वरुण ने सूरज को रोककर संयम से काम लेने को कहा, पर वह किसी की भी बातों को ना सुनते हुए आर्मी को लेकर चला गया। अब वरुण ने ब्रिगेडियर सर की ओर देखा कि उन्होंने कहा, इस समय सूरज की हालत एक घायल शेर की तरह है, यह या तो अपने दुश्मन को मार देगा या खुद मर जाएगा, पर यह शांत नहीं बैठेगा। यह कहकर वे सूरज को जाते हुए देखते रहे तो वरुण यही रुक गया। उसे पता था दिल्ली में चेकिंग के कारण आतंकवादी कहीं नहीं भाग सकते और बहुत हो गई लुक्का छुपी, अब तो शेर शिकार करके ही मानेगा। पर मन ही मन उसे सूरज के लिए एक डर भी सता रहा था। उसने अभी अभी अपने दोस्त परनीत को खोया था और अब वह सूरज को नहीं खोना चाहता था। आतंकवादियों के बीच इस समय खुशी का माहौल था। वे जानते थे आर्मी इस समय शोक में डूबी होगी, पर वे इस खुशी का जश्न भी मना पाते कि आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि आतंकवादियों को संभालने का मौका मिल पाता, ढेर सारे आतंकवादी मौत के कुएं में चले गए। शोभित और चीफ भी इसमें यही मौजूद थे। वे जैसे तैसे करके जान बचाकर भागने लगे। कोई और दिन होता तो शायद वे बच भी जाते, पर आज तो जैसे सूरज के सर पर खून सवार था। आतंकवादियों की लाशों के अंबारों के बीच वह कूदते फांदते शोभित और जीप तक पहुंचने वाला था। इधर शोभित वही सुनसान सड़क के किनारे खड़ी जीप तक पहुंच चुका था और जैसे ही उसने स्टार्ट किया, जीप भी अब तक वहां पहुंच गया। सूरज की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उसने आव देखा न था और फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां तो उनके अगल बगल से गुजरी, पर एक गोली जाकर चीफ के घुटने पर लग गई, जिसके कारण जीप पर चढ़ते समय चीफ वहीं पर लुढ़क कर गिर गया। अब शोभित और सूरज दोनों की नजरें ही जीप पर ठहरी हुई थी, पर इससे पहले कि सूरज एक और गोली से शोभित का काम तमाम कर देता, शोभित ने होशियारी से काम लेते हुए सूरज के हाथों पर गोली चला दी, जिसके कारण सूरज का हाथ लहूलुहान हो गया और गन छिटक कर दूर झाड़ियों में जा गिरी। मौका देख शोभित ने एक और गोली सूरज के पैरों पर चला दी। अब इससे पहले कि सूरज को संभलने का मौका मिलता और शोभित चीफ जो लहूलुहान थे उन तक पहुंच पाता कि आर्मी के एक टुकड़ी उनकी तरफ ही आने लगी। यह देख शोभित चीफ को अकेला छोड़ वहां से भाग निकला। चीफ आश्चर्य से उसे देखते रह गया। जितने भी आतंकवादी वहां थे उनका आर्मी अब तक सफाया कर चुकी थी और शोभित चीफ को अकेला छोड़कर जा चुका था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।